वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में मैं अमरविंद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज 11 अगस्त है। आज इसका राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज एनालिसिस मेरे द्वारा किया जाएगा। आज जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों को मिलेगा इसमें, क्योंकि आज बहुत से ऐसे न्यूज है जो आगामी जो भी एग्ज़ाम है वो मेंस और पीटी के लिए महत्वपूर्ण शीर्षक आप लोग को देता है आज का दैनिक जागरण। उससे पहले जो भी स्टूडेंट है अभी हमसे जुड़ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और साथ ही साथ जो हमारे पुराने मित्र हैं चैनल को शेयर कीजिए, जिससे और भी लोग हमसे जुड़ सकें और सभी को हम पर विश्वास हो, ताकि और भी हम बेहतर करने के लिए प्रेरित हों। उसके साथ टेलीग्राम पर क्विज चलता है, तो आप उससे भी जुड़िए, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही डीएनए डीसीए टॉप 10 सीरीज़, साथ में इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए युक्ति आईएएस लेकर आया है, जो परीक्षा उपयोगी है। केवल सारगर्भित रूप से चीज़ों को शामिल किया जाता है, अति जो टॉपिक होते हैं उसको शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं टॉपिक को मुख्य रूप से वरीयता दी जाती है जो केवल परीक्षा उपयोगी है। तो आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए हमसे जुड़े। चलिए आगे आज बढ़ते हैं। तो सबसे पहला न्यूज़ क्या है आज के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में, तो ये दागी राजनेताओं पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेंस के इन व्यू से, पीटी के व्यू से और प्लस इंटरव्यू के व्यू से, क्योंकि यह सीरीज में जो लेके आया हूँ आप लोगों को पता है पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का कंप्लीट पैकेज है, जिसमें आपको सभी आयामों पर बात की जाती है। तो इसी संदर्भ में ये आपको जो दिया गया है, कल का डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, सख्त रवैया हुआ है। और यह रवैया बिहार के संदर्भ में सबसे पहले देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अल्टीमेटम कि आप लोग जल्दी इस पर कुछ कार्य कीजिए और जुर्माना है निर्वाचन आयोग के खाते में डालिए। इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके दिखा दूँ, उसके बाद आगे मैं की पॉइंट के तौर पर बढ़ूँगा। देखिए यहाँ किनको पार्टियाँ पर जुर्माना लगाया गया है। सभी जो महत्वपूर्ण बिहार की पार्टियां हैं उन पर लगाया गया है। तो इस संदर्भ में आपको बीपीएससी का जो भी एग्ज़ाम पीटी में होगा तो यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ ही दिशा निर्देश जो दिया गया है राजनीतिक पार्टियों अपराधी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये आप लोग को जानना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को मेंस राइटिंग प्लस इंटरव्यू में बहुत ही काम देगा, क्योंकि यही सब पूछा जाता है मेंस और इंटरव्यू में। इससे अतिरिक्त कुछ नहीं होता। अभी तत्कालिक घटना जो मान लीजिए आज किसी का इंटरव्यू होगा तो उसके क्या पूछा जाएगा, इसी से पूछा जाएगा आज के पेपर से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप लोग सभी इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना है। चलिए इसका की पॉइंट, इसके अतिरिक्त बहुत सी बातें हैं, तो की पॉइंट क्या है उसे देखते हैं। की पॉइंट के रूप में क्या शामिल किया है आज मैंने, उसे देखते हैं। राजनीति का अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण हमेशा मुद्दा में रहा है। जब भी इस तरह की बातें होती है, या एक्ट 1951 जनप्रतिनिधित्व की बात होता है, या निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव सुधार की बात होती है, तो इस टॉपिक की चर्चा जरूर होती है। तो क्यों होती है भाई, इतना क्यों, क्या इम्पोर्टेंट है इसका, तो इसके संदर्भ में चलिए देखते हैं क्या है। तो यह वर्ष 1993 के बोहरा समिति रिपोर्ट 2002 के संविधान में कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की पुष्टि के लिए भारतीय राजनीतिक गंभीर अपराधी पृष्ठभूमि के व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है। तो बोहरा समिति रिपोर्ट आप लोगों को 1993 पता होनी चाहिए। क्या ये सबसे पहला रिपोर्ट आप लोग को दिया था। 16वीं और 17वीं लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो क्या आता है सामने, अपराधी प्रवृत्ति के सांसदों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो दोनों ही, पहले भी वृद्धि तो हुई है, पर ये 16-17वीं में और भी तुलनात्मक रूप से बहुत वृद्धि हुई है। तो ये 16वीं 17वीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है 2004 में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संख्या 128 थी।
कितनी थी, 128 थी, जो वर्ष 2009 में 162 और 2014 में 185 थी। तो आप लोग को ये सब डाटा याद रखना है। 2019 में यह बढ़कर कितना हो गया, 233 हो गए। तो कितना बढ़ा, कितना प्रतिशत बढ़ा, सारे आंकड़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि यह सब पीटी ओरिएंट बातें हैं। आपको प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। और किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, उसमें आपको कथन करनी या डाटा के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। अब ये रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेशनल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर, हमेशा एडीआर जब भी चुनाव होगा उसके बाद डाटा रिलीज़ करता है एडीआर, और समय समय पर भी अपना प्रतिक्रिया देता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी डाटा आप लोगों को तो याद ही रहनी चाहिए। इसने क्या बोला, वर्ष 2009 में गंभीर अपराध मामलों में सांसदों की संख्या 76 थी, वहीं 2019 में बढ़कर 159 हो गई। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई आप लोग देखिए यहाँ, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वर्ष 2009 में के वर्ष 2009 और 19 यानी 10 साल में के बीच गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाली संख्या, जो सांसदों की संख्या, कुल कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 109% की वृद्धि है। तो आप लोग देख सकते हैं अपराधी राजनीतिकरण कितने जोर शोर से हो रहा है। विभिन्न रिपोर्टों में नोट यहाँ याद रखिएगा। 17वीं लोकसभा सदस्यों को सर्वाधिक 29% सदस्य गंभीर अपराध मामले दर्ज किए गए। 17वीं जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है दागी नेताओं का है, आपराधिक प्रवृत्ति के हैं जो लोग, जबकि 16वीं लोकसभा यह आंकड़ा तुलनात्मक रूप से कम है। आंकड़ा कम है पर प्रतिशत वृद्धि ज़्यादा है। तो आपको यहाँ से प्रश्न पीटी में देखने को मिलेगा। अपराधीकरण का कारण क्या है, यह मेंस के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यू के व्यू से, मेंस प्लस इंटरव्यू के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से सारी चीज़ देखने को मिलती है। जो भी डाटा है, जो भी सुप्रीम कोर्ट, जो भी निर्वाचन आयोग की बात की जाए। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट FPTP, जो फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली है, निर्वाचन प्रणाली, वो इसका एक दोषपूर्ण एक कारक है। क्यों है यह, देखते हैं। सभी उम्मीदवारों को सबसे पहले अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी होता है, चाहे विजयी उम्मीदवार कितना भी कम या अधिक मत क्यों नहीं प्राप्त करता है। यह सिस्टम जब तक हमारे राजनीतिक व्यवस्था में रहेगा बहुत से दोष का कारण रहेगा। क्यों रहेगा, जब तक आप 50+1% का कॉन्सेप्ट नहीं लाइएगा या 50+ का कॉन्सेप्ट नहीं लाइएगा, तो सशक्त उम्मीदवार उतारने का प्रवृत्ति राजनीतिक दलों में नहीं आएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, यह जो निर्वाचन प्रणाली सिस्टम है, यही सबसे पहला दोष कारण है इन सब चीज़ों के लिए। किसी भी प्रकार का दोष आप लोग को निर्वाचन आयोग, चुनाव में नज़र आता है, तो ये सबसे पहला आता है। और ये सभी स्तर पर होता है, सभी स्तर पर, समझ लीजिए, मैं सभी स्तर का जिक्र कर रहा हूँ। तो नागरिक समाज का योगदान इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्यों, नागरिक समस्याओं के तत्कालिक निदान हेतु बाहुबल नेताओं पर निर्भरता जताते हैं। क्योंकि यह आज़ादी काल से ही यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है और अभी तक कमोवेश अधिक प्रवृत्ति आई। क्योंकि लोगों को सिस्टम पर कम भरोसा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं किसी बाहुबल नेता के पास जाऊंगा तो मेरी समस्याओं का निदान जल्द से जल्द होगा, क्योंकि उसके पास संख्या बल है, उसके पास धन का बल है, उसके पास साठ गांठ है, सारी प्रवृत्ति उसके पास है। तो इस प्रकार से वो इन बाहुबल नेताओं पर अपनी अधिक विश्वास रखता है, जबकि सिस्टम पर वो संशय की स्थिति में देखता है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो ये सब बातें हैं। अपराधियों का पैसा और बाहुबल राजनीतिक दलों को वोट सुनिश्चित करने में मदद करती है, तो ये भी एक कारण है। राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता और मूल्यों का अभाव क्यों है ये? क्योंकि यह प्रशासनिक सत्यनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा की बात तो की जाती है, लेकिन राजनीतिक सत्यनिष्ठा और कर्तव्य निष्ठा की कल्पना केवल वैचारिक मात्र की बात है। इसके लिए बहुत से कानून और विधि विधान बनाए गए हैं प्रशासनिक सत्यनिष्ठा और कर्तव्य निष्ठा के लिए, लेकिन राजनीतिक इसके लिए कुछ ऐसा कोई कार्य किया नहीं गया है, केवल वैचारिक रूप से ये प्रतिबद्ध है। तो इस संदर्भ में यह भी एक कारण है।
राजनीतिक दलों के प्राप्त होने वाला फंडिंग, यह भी एक राजनीति में अपराधीकरण का मुख्य कारण है। अंतर्दलीय लोकतंत्र का अभाव, अंतर्दलीय लोकतंत्र का भी अभाव एक अपराधीकरण प्रवृत्ति को बढ़ाता है। उम्मीदवारों का निर्णय मुख्यतः कौन करते हैं? दल के नेतृत्व द्वारा किया जाता है। तो इस कारण अपराधी प्रवृत्ति को जो क्षेत्रीय नेताओं की जांच न हो पाना भी एक कारण है, क्योंकि केंद्र के स्तर पर जो उम्मीदवारों का चयन किया जाता है, क्षेत्रीय धरातल स्तर पर जाकर नहीं चुना जाता। इसके आधार पर क्षेत्रीय जो अपराधी प्रवृत्ति होते हैं वो बच निकलते हैं, ये भी एक कारण है। निर्वाचन आयोग की कार्य प्रणाली में मौजूदा बहुत सी खामियां हैं जिसको सुधार करने की आवश्यकता है, और निर्वाचन आयोग समय समय पर इसमें सुधार कर रहा है। पर यह एक जब तक इसे वैधानिक शक्तियाँ नहीं दी जाएगी, जिस संदर्भ में कि संसद में इसे उन सुधारों को वैधानिक शक्तियाँ नहीं मिलती है, तो तब तक यह धरातल पर नहीं उतरेगा। तो इसलिए अपराधीकरण बढ़ता रहेगा। अब इसके संदर्भ में आपको जब भी अपराधीकरण बात होगी या जनप्रतिनिधित्व से बात होगी तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का प्रावधान आप लोग को याद होना चाहिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। VVI आप लोग ट्रिपल VVI में कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को याद होना चाहिए प्रीम्बिल्स की तरह, प्रस्तावना की तरह, क्यों ये आपको बहुत जगह आपको उपयोगी होगा। इसके लिए बहुत जगह आप लोग को काम देगा। तो इसके तहत धारा 8 है जो अधिनियम के तहत दोषी राजनेताओं को चुनाव में लड़ने से रोकता है, लेकिन ऐसे नेता जिन पर केवल मुकदमा चल रहा है चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। दोषी नेताओं को तो रोकता है, लेकिन जिन पर केवल मुकदमा चल रहा है तो उसको नहीं रोकता। ये अधिनियम धारा 8 के तहत 8A और 8(2) के तहत, धारा 8A और 8(2) के तहत यदि कोई विधायिका सांसद या विधायक कोई भी है तो हत्या, बलात्कार, अस्पृश्यता, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम उल्लंघन जैसे अपराधों में लिप्त है। और भी अपराध है, आप लोग जाके देखिएगा इस धारा को, बहुत सा लगभग 10 से 15 अपराध श्रेणी आता है। आप लोग को याद रहना चाहिए, क्योंकि PT ओरिएंट आपको चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी। तो इस लिप्त रहता है, तो इस धारा के अंतर्गत उसे अयोग्य माना जाता है और 6 वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। तो ये धारा आपको इम्पोर्टेंट है। और धारा 8(3) के तहत धारा 8(2) के अनुसार यदि 2 वर्ष से अधिक कारावास की सजा सुनाई गई है तो उसमें दोषी ठहराए गए तिथि से अयोग्य माना जाएगा उसे। जिस दिन उसे कारावास की सजा सुनाई गई है, मान लीजिए आज 11 अगस्त को आज सजा सुनाई गई, तो आज से वह अयोग्य साबित होगा। और तिथि के 6 वर्ष तक जो तिथि होगा, इसके 6 वर्ष के बाद 11 अगस्त से लेकर 6 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता, योग्य रहेगा। तो आप ये बताइए इस धारा के तहत किन राजनेताओं को अयोग्य घोषित किया गया है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, या टेलीग्राम का चैनल बना हुआ है दैनिक जागरण के नाम से युक्ति IAS का, आप वहाँ पर कीजिए, भेजिए, सेंड कीजिए अपना कमेंट। सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका क्या रही इस संदर्भ में देखते हैं। भारत सरकार बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वाद 2002 आप लोग को जानना चाहिए। इसके संदर्भ में आपको सुप्रीम कोर्ट का एक भूमिका इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि मैं यहाँ केवल वाद यानी जो केस गया था सर्वोच्च न्यायालय में उसका चर्चा कर दूंगा। इसके संदर्भ में आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो 37 से 40 मिनट का हो जाता है, क्योंकि सारे एस्पेक्ट को मैं देखता हूँ। तो इस संदर्भ में रमेश दलाल बनाम भारत संघवाद सरकारवाद 2005 को आप लोग को देखना चाहिए, नज़र डालना चाहिए। लिलिस थॉमस बनाम भारत सरकारवाद 2013 पर नज़र होनी चाहिए आप लोगों की। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत सरकार 2013 पर आपका नज़र होना चाहिए इस टॉपिक के संदर्भ में। वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व के खिलाफ मामलों त्वरित निस्तारण तो विशेष अदालतों का गठन किया है। तो ये क्या होता है विशेष अदालत, क्या कार्य है, उस पर आपको नज़र होना चाहिए। वर्तमान आदेश जो आज का आदेश आया है, कल का आदेश आया है, उसके संदर्भ में आपको सारी नज़र होनी चाहिए इसके संदर्भ में। तब आप जाके राजनीति में अपराधीकरण के संदर्भ में विभिन्न टॉपिक व विभिन्न डायग्राम है, PT प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू के एस्पेक्ट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। जब तक आप ये नहीं कीजिएगा, आप ये कोरी कागज़ बन के रहिएगा, तो आप लोग मेहनत कीजिए इसके संदर्भ में।
अब मेंस मॉडल प्रश्न है, यह बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है आप लोगों को। टेलीग्राम से ऐड होइए और आप लोग इसका भरपूर उपयोग कीजिए, क्योंकि इतना बेहतर विकल्प आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप लोग स्वयं आप लोग इसके निर्णय करता है कि पीटी ओरिएंट, मेंस ओरिएंट और इंटरव्यू ओरिएंट चीज़ें आप लोग एक साथ मिल रहा हो कहीं। तो मेंस मॉडल प्रश्न क्या है? राजनीति का अपराधीकरण और अपराधी का राजनीतिकरण दोनों ही रूप में लोकतंत्र के लिए एक अभिशाप है। तो यह दोनों ही रूप लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। इस कथन की युक्त परीक्षण कीजिए। तो आपको मेंस राइटिंग करने के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए और वहाँ पर अपना मेंस का ये क्वेश्चन आप लोग लिख कर भेजिए, सेंड कीजिए, जहाँ मैं आपको आंसर फॉर्मेट भेजूंगा फिर पुनः चेक करने के बाद। राजनीतिक अपराधीकरण को, एक सेकेंड, हाँ चलिए क्वेश्चन आ गया। राजनीतिक के अपराधीकरण को कम करने सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका महत्वपूर्ण देखी गई, फिर भी ऐसा क्या कारण जिसका निदान वास्तविक रूप से नहीं किया जा रहा है या नहीं किया जा सका है, स्पष्ट कीजिए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इन मेंस राइटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो चलिए पीटी मॉडल प्रश्न यहाँ क्या देखते, बहुत से प्रश्न यहाँ से बनेंगे। जितना भी धारा है उससे प्रश्न बनेगा, जितना संशोधन हुआ उससे प्रश्न बनेगा, जितना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उससे प्रश्न बनेगा, चुनाव आयोग के सुधार किए गए वो प्रश्न बनेगा। पर कुछ शामिल किया गया, जैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किस अनुच्छेद में अयोग्यता संबंधी बंद किया गया है। 16वीं जो लोकसभा चुनाव हुआ था, कितने प्रतिशत सांसद दागी प्रवृत्ति के हैं। नेक्स्ट है 16वीं लोकसभा से 17वीं लोकसभा दागी प्रवृत्ति के सांसदों वृद्धि प्रतिशत कितना है। तो ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसे ट्रिपल स्टार आप लोग लगा के रहिए। इस पर सारे एस्पेक्ट को आप लोग बना के रखिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न आएंगे तो आप लोग को बेस्ट लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है ओबीसी की पहचान करने का राज्यों को फिर मिलेगा हक। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब भी ओबीसी का मामला या आरक्षण का मामला आएगा तो वो आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बहुत से चीज़ें इससे जुड़ी होती है। तो इसके संदर्भ में न्यूज़ दिया हुआ है, आप लोग पढ़िए, उसको रीड कीजिए, समझिए। अब मेरे साथ अब आप, और इसके लिए 127वां संविधान संशोधन विधेयक भेजा जा चुका है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अभी तक संविधान संशोधन कितने हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसका की पॉइंट क्या है जो आप लोग को जानना चाहिए। भारतीय राजनीति में ओबीसी क्यों इतना महत्वपूर्ण है? ओबीसी क्यों इतना महत्वपूर्ण है भारतीय राजनीति में, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है इसके संदर्भ में, भारतीय सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसी है कि ओबीसी में आने वाली कुछ जातियां ओबीसी में ही शामिल कुछ अन्य जातियों के सामाजिक और आर्थिक दोनों ही रूपों में बेहतर स्थिति में है। तो ये वर्गीकरण का जब भी मुद्दा आता है तो ये बार बार राजनीति उथल-पुथल को ला देता है। इससे कितनी बार सरकारें आई और कितनी बार सरकारें गईं और कितनी के कुर्सी हिल जाती है, इस संदर्भ में आप लोग समझ जाइएगा। तो भारतीय राजनीति के आरक्षण इतना महत्वपूर्ण हो गया है जिसके जिक्र मात्र से सरकारें बन और बिगड़ जाती है। तो आप समझ सकते हैं इतना विरोध हो रहा है संसद में, ठीक ना। आप इसका एग्जाम्पल यहाँ से समझ सकते हैं। संसद में हर चीज़ पर विरोध हो रहा, हंगामा हो रहा है, पर ओबीसी का जब वोटिंग हुआ तो सर्वसम्मति से पास हो गया। तो आप समझ सकते हैं ये कितना ज्वलंत और कितना बिगड़ने वाला मुद्दा होता। अगर इसके विकल्प में अगर कोई जाता है, विरोध में जाता है, तो उसकी राजनीतिक जो सफ़र है समाप्त हो जाता है एक आगामी चुनाव में। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके संदर्भ में कुछ नोट आप लोग को याद रखना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बात है, जैसे 9 राज्यों ने, जैसे जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु पहले ही ओबीसी के वर्गीकरण के लागू कर दिया है। यहाँ इन राज्यों में केंद्र शासित जो प्रदेश है पुदुचेरी, तो आपको यहाँ पर ओबीसी का वर्गीकरण जो करने की बात संसद में की जा रही है, तो यहाँ पर इन राज्यों द्वारा पहले ही लागू कर दी गई है। कार्य और दशा इस संदर्भ में क्या हुआ था, आरक्षण के संदर्भ में, ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में आप लोगों को जाननी चाहिए, वो आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। तो पहला क्या है, 1950 के दशक में
काका कालेकर की अध्यक्षता में पिछड़ा आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो 1950 से समझिए आज़ादी के बाद से 3 साल में ही आरक्षण का मुद्दा हावी हो गया था। पर इसको बल कब मिला? बल मंडल आयोग गठन 1979 के जब गठन किया गया मंडल आयोग, तो इस आरक्षण का जो ओबीसी आरक्षण को बल मिला। तो इस संदर्भ में क्या था? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान उद्देश्य किया गया इस मंडल के द्वारा। इंदिरा साहनीवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये हर तरह से याद हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से इंदिरा साहनीवाद लैंडमार्क डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का ओबीसी में पदोन्नति में। और मुझे यहाँ से इंटरव्यू में प्रश्न पूछा गया था पदोन्नति किस रूप से होनी चाहिए, आरक्षण बेस्ड या मेरिट बेस्ड या वरीयता के बेस्ड पर आपको जाना चाहिए। तो इससे मुझे प्रश्न पूछा गया, तो मैंने इंदिरा साहनीवाद 1992 का जिक्र किया था। तो इस संदर्भ में आपको चीज़ों को देखनी चाहिए। वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया गया, जिसमें एनसीबीसी का गठन किया गया। तो कब किया गया? 1993 में। 102वां संविधान संशोधन 102 जो संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में पारित किया गया, जिसके तहत 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो कब दिया गया? आपको ये प्रीटी ओरिएंट आपको देखने को मिलेगा। संवैधानिक प्रावधान क्या है? वो है अनुच्छेद 340 है, जिसके तहत प्रावधान है अनुच्छेद 338 बी और 342 संविधान जो संशोधन है उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए। मेंस मॉडल प्रश्न क्या है इसके संदर्भ में देखते हैं। भारतीय राजनीति के आरक्षण नीति एक सशक्त उपकरण बनकर उभरा है, हालिया घटनाओं के किस प्रकार रेखांकित होती है? तो भारतीय राजनीति में आरक्षण की नीति, वो आरक्षण ओबीसी का हो, एससी एसटी का हो, या जनरल में जो आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का जो वर्गीकरण किया गया है, जिन्हें 10% आरक्षण दिया गया है। तो यह आरक्षण की राजनीति एक सशक्त उपकरण बनकर उभरी है। इसके संदर्भ में जो हालिया घटनाएं उनको रेखांकित करते हुए स्पष्ट करें। तो स्पष्ट करने की बात की जाए तो आप लोग इसके लिए आंसर मॉडल जो है टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें आप लोग शेयर कीजिए, जहां से सारी चीज़ें प्रक्रियाएं की जाएगी। पीटी मॉडल प्रश्न क्या है? मंडल आयोग का गठन कब किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्ग आयोग से संबंधित चर्चा है? नेक्स्ट है इंदिरा साहनीवाद किस वर्ष लागू हो गया? इंदिरा साहनीवाद को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, तो ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इंदिरा साहनीवाद। फिर नेक्स्ट है पिछड़ा आयोग का संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो इसके संदर्भ में पीटी ओरिएंट बातें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है न्यूज़। बहुत से न्यूज़ आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अफगानिस्तान से छोड़ने के भारतीय नागरिक को अफगानिस्तान से छोड़ने की सलाह भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। तो जितना भी अफगान का न्यूज़ आपको मैंने पिछले जो फर्स्ट वीडियो बना था उसमें अफगान नीति पर अब चर्चा किया था, तो उसके संदर्भ में जो भी हालिया घटनाएं और आप लोग नज़र रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखते हैं आगे न्यूज़ क्या है। आगे न्यूज़ आपको और भी मिलेगा। चलिए देखते हैं आगे न्यूज़, और नीचे आ जाइए। हाँ, आप लोग को ये आर्टिकल जरूर पढ़नी चाहिए। सभी पार्टियों ने ओबीसी बिल के बहाने वोट बैंक पर लगाया दाव। तो अभी मैंने आप लोग को क्या बताया था कि संसद में हंगामा चल रहा है, लोग बेल में आके पेपरबाजी कर रहे हैं, फेंका फेंकी कर रहे हैं पेपर को, पर आपको वोट बैंक की राजनीति में सभी पार्टियां एकजुट नजर आ गई और ओबीसी बिल जो हुआ था पास, एक सर्वसम्मति से पास कर दिया गया, जिस पर एक मत बहुमत सबको मिला, विरोध में एक भी मत नहीं आया। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो क्या है राजनीतिकरण, आप लोग समझिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो कर रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोग को मिलेगा इस एनालिसिस में और नीचे आने पर यहाँ पर, ये आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। महिला सशक्तिकरण में उज्ज्वला जो कार्यक्रम है उसका 2.0 आज कल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया गया। तो उज्ज्वला कार्यक्रम क्या है उसके संदर्भ में आप लोग को महत्वपूर्ण है। इससे जो भी आगामी परीक्षा जैसे बीपीएससी आपको मेंस जो भी होंगे आगे, यूपीएससी के इंटरव्यू में
प्लस यूपीएससी के जो पीटी एग्ज़ाम होने वाले है, सारा यूपी पीसीएस होने वाला, उसमें से ये प्रश्न इससे आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। क्यों? मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन और अवसंरचना, अगर इससे कोई टॉपिक हाल में न्यूज़ में आया है तो इन टॉपिकों को आप लोग सबसे पहले कवर करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ये 3 टॉपिक से प्रश्न ज़रूर देखने को मिलते हैं, वो पीटी रहे, मेंस रहे या इंटरव्यू रहे, तीनों फॉर्मेट में आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सी चीज़ें 2.0 वर्चुअल सम्मेलन में बोला गया, तो आप लोग न्यूज़ देखिएगा, की पॉइंट क्या है उसे आप देखिए। तो की पॉइंट क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये क्या है, इसके संदर्भ में इसके पर अनुशंसा की रिपोर्ट की कुछ रिपोर्ट बनाया गया, तो उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जो है, यानी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों के लिए महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन दिया गया। तो क्या दिया गया था? महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन देने का योजना था, जिसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने इस योजना को मंजूरी दी। तो आप लोग को ये पीटी में, यूपीएससी के पीटी में पूछा गया है, उज्ज्वला कार्यक्रम को किस मंत्रिमंडलीय समिति की मंजूरी मिली थी? 10 मार्च 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को स्वीकृति दी गई। तो आपको यूपी पीसीएस के एग्जाम में ये पूछा गया है। नेक्स्ट है, इस योजना की शुरुआत 1 मई 2019 को उत्तर प्रदेश के बलिया से स्टार्ट हुआ। ये आपको प्रश्न यूपी के एग्जाम में पूछा गया है। नोट यहाँ याद रखना, 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के ही महोबा से उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की गई। तो 1.0 अर्थात पहला जो योजना था उसे 1.0 अब हो गया, और ये जो है 2.0 हो गया। तो उज्ज्वला 1.0 कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो उत्तर प्रदेश के बलिया से, और 2.0 उत्तर प्रदेश के महोबा से। डेट आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पीटी ओरिएंट बातें हैं, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। योजना में नया एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 1600 रुपये नगद सहायता देता है यह उज्ज्वला कार्यक्रम। सहायता कौन देता है? केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकार नहीं देती है, आप लोग ध्यान रखिए। तो इसलिए केंद्र प्रायोजित योजना है। तो ये बीपीएससी के एग्जाम में वनडे एग्जाम और वनडे एग्जाम जो होते हैं उसमें प्रश्न पूछे गए थे। अध्ययन रिपोर्ट, इसके संदर्भ में आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि सभी चीज़ें सकारात्मक रूप से तो है, पर नेगेटिव बातें भी कुछ आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी तुलनात्मक अध्ययन किया करने को पूछा जाता है प्रश्न के तौर पर। तो आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। अध्ययन रिपोर्ट क्या है? प्रोफेसर S.K. बरुआ की रिपोर्ट आप लोग को याद रखनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। शीर्षक क्या था? लाइटिंग अप लाइव्स थ्रू कुकिंग गैस एंड ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी। तो इससे आपको शीर्षक के तौर पर प्रश्न पूछा जाता है। खास क्या है रिपोर्ट में? किस तरह रसोई गैस गरीबों को जीवन को बदला है, सामाजिक आर्थिक समावेश के जरिए सशक्त संपन्न। इसी रिपोर्ट को यूपीएससी ने मेंस के क्वेश्चन में शामिल किया था। तो आपको ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। इस योजना के बदौलत पहली बार रसोई गैस इस्तेमाल करने वाले कितना लाभ हुआ, इसके संदर्भ में यह रिपोर्ट बताता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर कैग की रिपोर्ट 2019 आप लोगों को जाननी चाहिए। जब भी उज्ज्वला योजना की बात होगी तो यह बहुत से ड्रॉबैक को स्पष्ट करता है। कैग रिपोर्ट तो संसद में पेश किया गया था 2019 में। तो इसे देखते हैं क्या है। कैग द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदान किए जाने घरेलू सिलेंडर व्यावसायिक उपयोग को लेकर चिंता है। तो चिंता व्यक्त किया था, क्यों किया था भाई, आगे देखते हैं। 1.98 लाख लाभार्थियों को औसतन 12 से अधिक सिलेंडर वार्षिक खपत करते पाया गया। इस योजना के तहत इस योजना का जिनको भी सिलेंडर दिया गया था उन्हें औसतन 12 सिलेंडर वार्षिक खपत देखी गई। योजना के तहत 13.96 लाख करोड़ उपभोक्ताओं एक महीने में 3 से 41 बार एलपीजी सिलेंडर रिफिल कराया गया। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह बीपीएल के लिए योजना है, ध्यान रखिएगा। बीपीएल के लिए योजना, और उसमें कितना बार सिलेंडर रिफिल हो रहा है? 3 से 41 बार और 12 से अधिक बार, ध्यान रखिएगा।
ऐसा नहीं कि बीपीएल के बहुत से लोग नहीं करा सकते हैं, पर सभी लोग नहीं करा सकते, ये तो बहुत ज़रूरी बात है। और केग ने यह माना भी। नाबालिगों के लिए भी कनेक्शन मिले इस रिपोर्ट में, यह केवल महिलाओं के लिए है, तो ध्यान रखिएगा। नाबालिगों को भी इसका कनेक्शन मिला, 18 से जो कम उम्र के थे। तो फिर पुरुषों को भी दिया गया, यह महिलाओं का योजना है, तो इसमें पुरुषों को भी दिया गया लाभ। तो इसके लिए क्या था, इसके लिए डाटा सॉफ्टवेयर का कमी बताया गया था केग के द्वारा, इनपुट और आउटपुट डाटा इसमें हेरफेर किया गया था। मार्च 2019 तक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा 7.19 करोड़ रुपये कनेक्शन जारी किए गए। इस योजना के तहत जो मार्च 2020 तक तय किए गए 8 करोड़ कनेक्शन का लगभग 90%। तो ये एक अच्छा बात था, क्या 90% इस पर कार्य किया गया, कनेक्शन बांटा गया इस योजना के तहत। अब मॉडल प्रश्न देख लेते हैं क्या है। मॉडल प्रश्न आप लोग टेलीग्राम के चैनल पर सेंड कीजिए अपना आंसर। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग को ये बहुत ही उपयोगी है। जो भी लोग जुड़े हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो इसका यूज़ ज़रूर करें, बहुत ही आप लोगों को फायदा होगा इससे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारतीय महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का साधन के रूप में प्रारंभ किया गया। तो किसके लिए प्रारंभ किया था, एक सशक्तिकरण साधन देख रहे हैं, टॉपिक पे भी है। केग के हालिया रिपोर्ट और विभिन्न अध्ययनों में इस नीति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो आप लोग इससे संबंधित बातें हैं अपना देखिए और लिखिए और अपने आंसर राइटिंग को और इम्प्रूव कीजिए। पीटी मॉडल प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब लागू किया गया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लागू किया, 2.0 को किस राज्य द्वारा लागू किया गया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लक्ष्य क्या है। तो ये ही सब आपको मेंस और पीटी में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो मैं यहाँ डील कर रहा हूँ उसी के संदर्भ में इर्द गिर्द बातें होती हैं। आप लोग निश्चित होकर तैयारी कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। आप लोग को इसका न्यूज़ पर नज़र रखनी चाहिए। क्यों जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा मिले, राहुल गांधी अब बोलने लगे हैं। पहले क्या था, 370 हटाएं, यह ठीक नहीं किए। इसके संदर्भ में राहुल गांधी जी का बयान आया था, विभिन्न पार्टी आए थे। अब क्या बात हो रही है, अब भाई आप लोग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हो, अब उसे राज्य का दर्जा दीजिए। वैसे केंद्र सरकार स्पष्ट की है कि केंद्र का राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, पर राजनीति का स्तरीकरण किस रूप से हो रहा है या हुआ है, आप लोग समझिए इस चीज़ को। और आंसर राइटिंग, कहीं भी आंसर में ये सब क्वेश्चन प्रश्न आए तो ये सब का, इस सब जो टॉपिक आता है राजनीतिक पार्टियों का बयानबाजी में पलटवार जो होता है, उसका एग्जाम्पल जरूर दिया कीजिए कि किस मुद्दे पर किसी पार्टी ने, केंद्र स्तर की पार्टी ने अपना बयान बदला है। तो इस संदर्भ में आपको याद रखना चाहिए और नज़र बनाए रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपको नीचे आएगा, ई कॉमर्स पर सख्ती के लिए उठा रहे हैं कदम, पीयूष गोयल का मानना है। तो ई कॉमर्स बहुत ही मुद्दा में रहा। हाल ही में ईडी का छापा भी पड़ा था इनके मुख्यालय में, तो इसके संदर्भ में बातें देखते हैं। तो क्या है, बहुत से न्यूज़ आप लोग को यहाँ पढ़ने को मिलेगा, आप लोग देखिएगा। तो इससे की पॉइंट क्या है उसको आप जानिए। उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 को आप लोग को पता होना चाहिए। जब भी इससे संबंधित बातें होंगी आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। यह नियम क्या बोलता है, नियम सभी ई कॉमर्स खुदरा विक्रेताओं पर लागू होता है। तो किस पर लागू होता है, सभी पर लागू होता है। खुदरा विक्रेता जो है, जो भारतीय उपभोक्ताओं के समान सेवाओं को प्रदान करते हैं, चाहे वो भारत में पंजीकृत हो या विदेश में पंजीकृत हो। अब कोई भी इससे बाहर नहीं है, यानी अर्थात भारतीय कंपनियों और विदेशी कंपनी दोनों पर जो भी समान सेवाएं देते हैं सभी पर ये लागू है। ये सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, संस्थाओं को अधिनियम और नियमों के प्रावधानों अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारत में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी, यही एक मुद्दा था हाल में जो बार बार आपको देखने को मिल रहा होगा इसी संदर्भ में। क्यों विदेशी कंपनियां नोडल एजेंसी जो होता है वो अपने देश के किसी प्रतिनिधि को अपने ही देश में नियुक्त कर देता है, जहां से सारे समस्याओं का निदान किया जाता है। पर यह उचित नहीं है, क्योंकि सरकार का यह मानना है, उपभोक्ताओं का मानना, ये नोडल एजेंसी जहां कार्य जो कर रही है, जिस क्षेत्र में कार्य कर रही है, जहां कार्य कर रही है, वहां के व्यक्ति के द्वारा नियुक्त
व्यक्ति होना चाहिए, अर्थात भारत में अगर कोई कंपनी काम कर रही है तो भारत का ही व्यक्ति आपको इसका नोडल एजेंसी बनाना चाहिए। और इस पर कार्य कर रहा है सरकार कार्य कर रही है, दबाव बन रहा है और लोग जो भी कंपनियां हैं इसके संबंध में अपनी स्थिति, कुछ कंपनियां नोडल एजेंसी की नियुक्ति भी की है, तो उसके संदर्भ में आप लोग देखिएगा, ये न्यूज में है। बिक्री के लिए दी जाने वाली वस्तुओं सेवाओं कुल कीमत प्रदर्शित करनी होगी। इस एक्ट के नियम के अनुसार स्पष्ट रूप से आपको अब करना होगा, जिसमें अन्य शुल्क के साथ कुल शुल्क ब्रेकअप भी शामिल होगा, अर्थात सभी शुल्क जो हैं उसको आप लोग जो भी कंपनियां हैं उसको अब स्पष्ट रूप से दिखाना होगा। तो आप लोग देखते होंगे कोई भी आप सामान आप खरीदते हैं तो उसमें टैक्स, IGST, GST, इंपोर्ट टैक्स प्लस सर्विस टैक्स, सभी चीज़ें आप लोगों को इसमें शामिल किया जाता है, चार्ज जोड़ा जाता है, डिलीवरी चार्ज जोड़ा जाता है, तो सब चीज़ का आपको बिल में आपको इंक्लूड करके फाइनल बिल, आपको कुल बिल दिखाया जाता है टोटल कितना है। मान लीजिए 11,000 का आप लोग मोबाइल खरीदते हैं तो वो सब टाइटल जोड़ते हुए दिखाया जाएगा। पहले क्या था, पहले डायरेक्ट आपको 11,000 का बिल भेज दिया जाता था, उसके सब टाइटल को नहीं दिखाया जाता था। नेक्स्ट है वस्तु की एक्सपायरी तिथि भी स्पष्ट तौर पर उल्लेख होगी। अब कोई भी प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट क्या है उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। इस नियम के तहत उद्गम देश, अर्थात एक सेकेंड, चलिए, उद्गम देश से संबंधित सूचना, आयात की स्थिति में आयातक का नाम और विवरण, आयातित उत्पादों की प्रमाणिकता संबंधी गारंटीज आदि शामिल होनी चाहिए इस एक्ट के तहत। तो सोर्स ऑफ ऑरिजिन भी आपको अब दिखाना होगा। तो ये आप लोगों को देख रहे होंगे हालिया कुछ साल से यह हो रहा है। ये किस का, मान लीजिए आप लोग मोबाइल बुलाते हैं तो ये चाइना का मोबाइल है कि दक्षिण कोरिया का मोबाइल है कि अमेरिका का मोबाइल है या किस फिनलैंड का मोबाइल है, तो ये आपको वहाँ पर सोर्स दिखाना होगा। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता का यह निर्णय अंतिम है कि वो किस देश का उत्पाद वो खरीदना चाहता है। पहले क्या होता था, पहले प्रोडक्ट दे दिया जाता था और सोर्स ऑफ ऑरिजिन नहीं बताया जाता था, तो उपभोक्ता कंफ्यूज रहता था कि वो भारत की कंपनी है या विदेशी कंपनी है। तो इसके संदर्भ में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मार्केट प्लस और विक्रेताओं को मार्केट प्लस और विक्रेताओं के लिए शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्ति करनी होगी। तो ये मार्केट प्लस एक नया कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को इसको जानना चाहिए, इसके संदर्भ में क्या बात है। तो उसके लिए भी एक निवारण अधिकारी नियुक्त करना है। ई कॉमर्स इकाइयाँ उपभोक्ताओं के निरीक्षण के लिए शुल्क अधिरोधित नहीं करेगी। अगर मान लीजिए कोई निवारण होता है कोई शिकायत पर, उसके लिए कोई शुल्क नहीं लेगा। जो भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं फ्री होगी सभी सेवाएं इसके संदर्भ में। तो आपको ये जाननी चाहिए, ये टॉपिक आपको प्रश्न में लिखना है। नियमों के उल्लंघन के मामले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में दंड का प्रावधान किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय बार बार चर्चा में रहता है। तो जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स इन्फोर्समेंट जो है, तो आपको इसको जानना चाहिए, ईडी को जानना चाहिए। तो ईडी क्या है? तो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का यह हिस्सा है। तो किसका हिस्सा है? राजस्व मंत्रालय का, राजस्व विभाग का, वित्त मंत्रालय का यह हिस्सा है। तो आपको मैं बार बार वित्त मंत्रालय का आपका बोला था, सभी विभाग जो इसके हैं उसको आप लोग याद रख रखिए क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है। यह दो विशेष राजकोषीय कानून, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा और धन की रोकथाम अधिनियम 2002 के प्रावधानों को लागू करता है। ईडी लागू करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे पहले बहुत से नियम थे जिसको मर्ज करके इन दो नियमों में शामिल कर दिया गया। तो महत्वपूर्ण रूप से ये दो नियम पर काम करता है। 1 मई 1956 को हुई इसका गठन किया गया। विदेशी मुद्रा अधिनियम विनियमन अधिनियम 1947 पैरा अर्थात धारा 47 के तहत इसका किया गया। तो इसके क्या करने के लिए, विनियमन नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिए आर्थिक मामलों विभाग का एक प्रवर्तन इकाई के रूप में इसका गठन किया गया। नेक्स्ट, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। 5 क्षेत्रीय कार्यालय है, मुंबई में, चेन्नई में, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली में। विशेष निदेशक प्रवर्तन के प्रमुख होते हैं इसके। और भी क्षेत्रीय न्यायालय निदेशालय है, क्षेत्रीय न्यायालय जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, कर्नाटक, ये सब आपको सारे जगह क्षेत्रीय न्यायालय है।
कार्यालय आपको यहाँ देखने को मिलेंगे इसके। तो अधिकार और शक्तियाँ क्या है आपको बताया, फेमा, PMLA, फिर भगोड़ा आर्थिक अपराधी जो अधिनियम 2018 बना उसके तहत से शक्ति मिलती है। तो आपको इस सब के संदर्भ में जानकारी होनी चाहिए। तो पीटी ओरिएंट बात यहाँ आपको प्रश्न पूछेगा। और साथ में इंटरव्यू में मुझसे ईडी से सवाल ये पूछा गया था कि भ्रष्टाचार निवारण में ईडी की भूमिका कैसी है, किस रूप से ईडी कार्य करती है। तो इस संदर्भ में आपको इंटरव्यू में भी आपको देखना चाहिए इस संदर्भ में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। और ये आपको ये आर्टिकल देखनी चाहिए, इस पर संबंध में आपको सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए, किस रूप से क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट आप लोग को ये भी न्यूज़ आप लोग को होनी चाहिए, जाति जगत जनगणना में मांग और राजनीति क्या है। तो इस संदर्भ में आर्टिकल दिया हुआ आप लोग पढ़िए, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को समझिए, इससे आपका जो भी है नॉलेज बढ़ेगा। नेक्स्ट है इसमें आपको, हाँ इतना ही न्यूज़ आज का समाप्त हो गया। तो जो भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेहतर चीज़ें मिल रही होगी, जो भी एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है वो आप लोगों के लिए बेहतर उपयोगी हो रहा होगा पीटी प्लस मेंस और प्लस इंटरव्यू के लिए। तो सभी लोग हमसे जुड़िए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, हमसे जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि और भी हम बेहतर तरीके से कार्य करें और एक बेहतर मॉडल, बेहतर तरीके से आंसर फॉर्मेटिंग को आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के सामने लाएं। क्योंकि जब तक संख्या बल अधिक नहीं होगा तो लोग अधिक नहीं जुड़ते हैं, इसलिए आप लोग को शुरुआत में ही आप लोग को मेहनत करना होगा, लोगों को जोड़ने के लिए प्रेरित करना होगा। हम अपने तरफ से बेहतर प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूं। आप लोग मस्त रहिए और हंसते खेलते पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।